नमस्कार, कैसे आप? हफ्ते का पहला दिन, लेकिन खबरें बहुत चिंताजनक, खासकर जिस तरीके से हरियाणा से खबर आ रही है वो परेशान करने वाली है। शुरुआत कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग न्यूज से, जो जाहिर तौर पर हरियाणा ही है। हरियाणा के नूह की हिंसा में होमगार्ड जवान शहीद। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, हिंसा के बाद नूह में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू। मंदिरों से सभी लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी खबर, नूह में इंटरनेट एसएमएस सर्विस पर रोक लग गई है। सीएम ने दोनों पक्षों से बात कर मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं। शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच हिंसा हुई थी। तीसरी खबर, बीजेपी विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम से नहीं पुकारेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपीए के पुराने नाम से ही पुकारा जाएगा। बीजेपी और सरकार दोनों स्तर पर फैसला लिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सदन में एनडीए क्लस्टर की पहली बैठक। एनडीए के कुल 46 सांसद बैठक में मौजूद। एनडीए सांसदों ने के दूसरे ग्रुप की बैठक संसद में शुरू। एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस में चुनावी राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में पर्यवेक्षक जो हैं नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों के नाम की सूची जारी कर दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरनेम मामले में याचिकाकर्ता का हलफनामा। पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा सजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सातवीं बड़ी खबर, दिल्ली सेवा बिल कल लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा में मणिपुर पर नियम 176 के तहत चर्चा होगी। विपक्ष हिस्सा नहीं लेगा तो भी सरकार चर्चा पूरी करेगी। जम्मू कश्मीर पर एक और बड़ी खबर आ रही है, अकाली नेता सुखबीर बादल का सिख कार्ड। विधानसभा में सिखों के लिए 2 सीटें आरक्षित करने की मांग की है। सुखबीर बादल ने पीएम और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, लालू परिवार के खिलाफ ईडी का एक्शन। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बिहार, दिल्ली, गाजियाबाद में प्रॉपर्टी अटैच की गई। 6 करोड़ से ज्यादा की 6 संपत्ति अटैच की गई। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब जरूरी हो जाता है आपको यह बताना कि आज हमारी कर्टन रेजर खबरें कौन कौन सी है। पहली खबर, हिंदू मुसलमान की आग में कैसे जल उठा हरियाणा का एक शहर, यह आपको देखना जरूरी है। सांप्रदायिक साजिश के 10 वीडियो सबूत आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, पीएम के साथ मन साझा करेंगे पवार, क्या इंडिया में पड़ने लगी है अविश्वास की दीवार, यह देखना जरूरी है। तीसरी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर ऐसा क्या विस्फोटक कह दिया जिससे सियासी घमासान मच गया। चौथी खबर, मणिपुर में हाईवे पर किसने रोका सेना का रास्ता, क्यों जवानों को करना पड़ा एयरलिफ्ट, एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखाएंगे आपको। और पांचवी खबर, आरपीएफ का जवान शूट आउट इन ट्रेन, दिखाएंगे आपको क्यों रक्षा की कातिल बन गया। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं आज ऐसी खबर से जो वाकई में चिंताजनक है। तस्वीरें जो आ रही है नूह से वो परेशान करने वाली हैं। ये देखिए स्टिल्स आपको दिखा रहा हूं मैं, किसने नूह जलाया, वीडियो में सच सामने आएगा, यह हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नूह की आग की तपिश राज्य के कई शहरों में महसूस की जा रही है। शुरुआत नूह में 2 समुदायों की हिंसा से हुई। इसके बाद कुछ घंटों में राज्य भर में तनाव फैल गया, राज्य के कई पॉकेट्स में। पहले कुछ तस्वीरें देखिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से जो अभी अभी आई है। यह तस्वीर सोना बाईपास की है। ध्यान से देखिए अब आप, जहां हिंसक भीड़ ने गाड़ियों को आग लगा दी है। यह तस्वीरें चिंताजनक है। ये देखिए, लाइन से कई गाड़ियों में आग लगी हुई है और यह वाकई में परेशान करने वाली है। नूह के बाद सोना बाईपास पर यह हिंसा देखिए अब आप। और यहां पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि किस तरीके से दूर दूर तक कोई पुलिस नहीं दिखाई दे रही। ये मैं जाऊंगा इसमें फर्स्ट ऑन TV9 भारत और जरा दिखाइए ये वीडियो। यहां पर ये सबसे पहले गाड़ियां पलटी भी गई हैं, यानी पूरा उपद्रव हुआ है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर गौर करने वाली बात है कि नूह में जो हालात हुए उसके बाद सोना बाईपास, और जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये विजुअल देखिए अब आप जरा, ये फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, ये थोड़ी देर पहले का विजुअल है। गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं, जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। कई गाड़ियों में लाइन से आग लगा रखी है और बसेस वहां पर खड़ी हुई हैं।
बसेस भी वहां पर खड़ी हुई है, जो मैं आपको यहां पर इस एंड पर दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तब है जब नूह में हालात पूरी तरीके से बिगड़ गए। इतना ही नहीं, पलवल में भी सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यानी कि हरियाणा में अभी कई जगह तनाव है। अगर मैं ये कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। ये देखिए तस्वीरें अब जरा क्लैरिटी से आपको देख सकते हैं आप इस पर। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये सोना बाईपास पर हैं। यानी कि गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो वो भी अब धीरे धीरे इसकी चपेट में आ रहा है। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद एग्जैजरेशन नहीं होगा। ये देखिए, और ये वाकई में चिंताजनक तस्वीरें, खासकर ये देखते हुए कि नूह में जो हुआ उसके बाद ये चीजें स्प्रेड आउट हो रही हैं। नूह में आज दोपहर दो समुदायों के बीच जबरदस्त हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़, नारेबाजी, प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। हम जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे उससे पहले मेवात का 24 सेकंड का वो वीडियो देखिए, जिसमें दावा किया गया कि कई लोग एक मंदिर में फंसे रहे और मंदिर के बाहर दूसरे समुदाय के लोगों ने घेर कर फायरिंग की है। नूह का ये मंजर डरावना है। अपना सामान यही मार देंगे गोली। ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का एक क्लियर करा अपना सामान यही मार देंगे गोली। ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का एक क्लियर करा अपना सामान। चिंताजनक बात यह है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वहां पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो पुलिस की 2 वैन्स मौजूद थी। लेकिन ये बयान सुनिए आप, ये पुलिस कर क्या रही है? फायरिंग की आवाज वहां पर आ रही है। ये हो क्या रहा है? सवाल पूछे जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए कैसे ये सब संभव है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग फंसे क्यों? क्या सवाल ये नहीं है? लगभग 250 से अधिक लोग दोनों गुटों में तनाव के बाद से फंसे हुए हैं। शाम को मंदिर से सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लोगों से शांति बहाल करने की अपील की जा रही है। अलग अलग वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। लेकिन इससे पहले दिन में हालात कितने भयावह थे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि यहां सिर्फ और सिर्फ जलती गाड़ियां दिखी, जो आपको थोड़ी देर पहले सोना बाईपास पे दिखी। और अब ये देखिए, अब आप फुल फ्रेम पे एक बार जरा शॉट दिखाइए। गाड़ियां जल रही हैं। 30 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये चिंताजनक तस्वीरें आपके सामने। कई इलाकों में भीड़ ने एक साथ हमला बोला। ये देखिए, हरियाणा के मेवात में बवाल हुआ है। यहां पर गौर करने वाली बात है, कई इलाकों में भीड़ में एक साथ गाड़ियों को फूंक दिया। मेवात में हालात इतने बिगड़ गए हैं, ना कानून, ना पुलिस, ना प्रशासन, उपद्रवियों को किसी का कोई डर नहीं दिखा। हिंसा का दूसरा वीडियो भी अब आपको दिखाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक गाड़ी को भीड़ ने सरेआम सड़क पर फूंक दिया। वाहन जल रहे हैं और आसपास मौजूद लोग नारेबाजी कर रहे हैं। एम्बियंस अब करिएगा जरा। कुछ नारे हम आपको सुना भी नहीं सकते, वैसे वो गलत होगा। पुराना बस स्टैंड, होटल बाईपास, मेन बाजार, अनाज मंडी, गुरुग्राम अलवर हाईवे पर एक के बाद एक गाड़ियां फूंक दी गई। ये देखिए आप, अब तीसरी तस्वीर जो आपके सामने है, 20 से ज्यादा लोगों ने एक गाड़ी को घेर लिया। ये देखिए तस्वीर है अब आप। किसी के हाथ में डंडे थे, किसी के हाथ में पत्थर था। इन लोगों ने इसे घेर कर हंगामा किया। ये देखिए विजुअल आप। गाड़ी गिर गई है, ये नहीं कि जो गिरी हुई गाड़ी है उसको पलट के उसको सीधा किया जाए, बल्कि उसके ऊपर और अटैकिंग मोड वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक लड़का यहां पर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम पे शॉट देखिए जरा। एक लड़का यहां पर किस तरीके से गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है, फिर उसमें आग लगाई जा रही है। ये सारी चीजें कैमरे में कैद हैं। इनको कितने घंटे में गिरफ्तार किया जाएगा, ये सवाल है। मेवात क्यों जल उठा, इसके पीछे की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। मेवात में हंगामे की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। कई उपद्रवी एक गाड़ी पर चढ़कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनके हाथों में डंडे हैं, खदेड़कर पिटाई कर रहे हैं। मेवात की गलियों में भीड़ ऐसे ही हाथ में डंडे और पत्थर लेकर दौड़ती रही।
ये लोग जो कुछ बोल रहे हैं, जिस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पूरी बात आपको सुना भी नहीं सकते। पुलिस वालों पर भी पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ियों के शीशे चूर चूर हो गए। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले लहूलुहान हो गए। मेवात में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, नारेबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें दोपहर 1 बजे की हैं। यहाँ निकाली गई शोभा यात्रा के समय फायरिंग भी हुई। हिंदू संगठनों ने ये यात्रा नूह के नलेश्वर शिव मंदिर से निकाली थी। इसे फिरोजपुर झिरका से सिगार पहुंचना था। यात्रा में शामिल होने के लिए लोग हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों से भी यहाँ पहुंचे थे। पिछले 3 साल से ये यात्रा मेवात जिले में निकाली जा रही है, लेकिन आज अचानक इसी दौरान हंगामा शुरू हो गया। 2 गुटों में हुए टकराव के बाद मामला बिगड़ता चला गया। कई गाड़ियां फूंक दी गईं। यह शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है। इस बार ऐसे हालात क्यों बने? इस सवाल का जवाब इसी शो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हर साल यह शोभा यात्रा निकाली जाती है, इस बार ऐसा क्यों हुआ? मेवात में हालात इतने बिगड़े कि उग्र भीड़ से निपटने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स को बुलानी पड़ी है। पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ऐसे में सर्विस पर रोक लगानी पड़ी है। जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। भगवा यात्रा पर पथराव से नूह में भड़की आग सोहना तक पहुंच गई है। पलवल में सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जा रहा है। सोहना के अंबेडकर चौक पर उपद्रवियों ने पथराव किया। थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई कैसे वहां पर पूरी की पूरी बाईपास पर जो गाड़ियां उनको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के कई वाहनों में तोड़फोड़ की खबर आ रही है। एहतियात के तौर पर दिल्ली जयपुर हाईवे के राजीव चौक पर फोर्स तैनात है। गुरुग्राम से करीब 1000 पुलिसकर्मी नूह भेजे गए हैं। नूह हिंसा में गुरुग्राम का एक होमगार्ड शहीद हो गया है। 2 अधिकारी घायल हैं। एक इंस्पेक्टर को पेट में गोली लगी है। एक डीएसपी को सिर में गंभीर चोट लगी है। सोना में इस वक्त भी हिंसा चल रही है। ग्राउंड जीरो से टीवी 9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सोहना में एक बार फिर से दंगा शुरू हो गया है और सीधी तस्वीरें आप देखिए। ये सोहना की मेन सड़क है और यहाँ पर पिछले 2-3 घंटे से लगातार आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए हैं और दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण नज़र आ रही है। आग लगने की जो तस्वीरें हैं वो आप सीधी देख सकते हैं। यहाँ पर आगजनी की जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पर नज़र आ रही है और इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूं, अभी इस वक्त प्रायोरिटी क्या है? 2 प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता क्या है? पहला, हालात पर काबू पाना, और दूसरा, जो इसके पीछे जिम्मेदार है या जो गुनहगार है, जो मेन कल्प्रिट है, उस तक पहुंचना। हमारा चैनल आपको कोशिश करेगा दिखाने की, और यह खबर दिखाने का मतलब है कि लोग वहां पर चीजों को कंट्रोल करें, धैर्य रखें। लेकिन सियासत अपनी जगह है, वो इन प्रायोरिटीज को नहीं समझ रही है। मेवात में हुई हिंसा पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस हिंसा के लिए बीजेपी को घेरा, कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर यह हिंसा कराई, तो बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया। ओवैसी जी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। थोड़ी देर पहले असुद्दीन ओवैसी हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल के साथ लाइव जुड़े थे। मेवात पर उनसे सीधा सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि क्या वो मुसलमानों को लेकर सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। उनका जवाब क्या? हाँ, मुस्लिम पक्ष ने ही जुनैद और नसीर को हरियाणा में जला दिया। मुस्लिम पक्ष के पास ही हथियार है। गौरक्षक जो हरियाणा की बीजेपी की सरकार बनाई, उनके पास लाइसेंस वेपन नहीं है, मुसलमानों के पास वेपन है, लाइसेंस वेपन। वो इसका मतलब वही है। और जो बिहार का वीडियो निकला जिसमें एक मुस्लिम बच्ची रो रही है, उसका हिजाब निकालकर उसका बलात्कार किया, तो वो वीडियो भी मुसलमानों ने किया। सब हमने किया ना। आज बोल दीजिए आप, हर काम मुसलमान जिम्मेदार है इसका। जो सरकार में है जिम्मेदार नहीं है, जो प्रधानमंत्री है जिम्मेदार नहीं है। मणिपुर में जो रेप हुआ वो भी कि उन्होंने करवा लिया होगा, दूसरों ने नहीं किया। हर चीज का जिम्मेदार बीजेपी नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निस्संदेह, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। अब यहां सवाल यह है कि क्या मेवात में हुई हिंसा के केंद्र में अपराधी
मोनू मानेसर है। मोनू मानेसर खुद को कथित गौरक्षक बताता है। राजस्थान के भरतपुर में नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी है। इस केस में वांटेड चल रहा है। राजस्थान पुलिस उसकी तलाश में है। पुलिस मोनू मानेसर को फरार बताती है, लेकिन इस कुख्यात ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। फेसबुक लाइव करके खुलेआम शोभा यात्रा में शामिल होने की चुनौती दी। उसने चुनौती दी, इस आदमी ने चुनौती दी है। ऐलान करते हुए लोगों को भारी संख्या में यात्रा में पहुंचने की अपील की। इसके बाद स्थानीय मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, कहा कि अगर वो इलाके में आया तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। कुछ मुस्लिम युवकों ने यह भी कहा कि यह यात्रा हर साल निकलती है, उन्हें इससे परहेज नहीं है, लेकिन मोनू मानेसर आया तो उसका विरोध करेंगे। मोनू यहां आया या नहीं, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद मेवात सुलग उठा है। तस्वीरों से इसकी तस्दीक हुई है। सवाल यह है, मोनू मानेसर के इस वीडियो के बाद क्या हालात बिगड़े हैं? मोनू मानेसर ने अगर वीडियो रिलीज कर दिया है तो पुलिस उस तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? सोचने वाली बात। और फिर जो हालात वहां पर है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट पहले। खैर, कहानी बदलती है। अब बात करते हैं काशी में विवादित ज्ञानव्यापी मस्जिद की। यह मंदिर है या मस्जिद, इस पर वर्षों से बहस का दौर जारी है। मामला कोर्ट की फाइलों और तारीखों में उलझा है। यहां एएसआई से सर्वे कराए जाने का केस फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। मामला सब जुडिस है। 3 अगस्त को अदालत इस पर फैसला सुना सकती है, लेकिन उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्फोटक बयान देकर पूरे देश को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर वो मस्जिद है तो अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। सुनिए सीएम योगी और क्या क्या कहते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानव्यापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानव्यापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। योगी के इस बयान पर देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। विपक्षी दलों के अलावा मुस्लिम संगठनों ने भी ऐतराज जताया है। ये पॉलिटिकल रील हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले योगी ने जो कुछ भी कहा है उसके मायने एक बार फिर से समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बड़ी बात कही, अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। उन्होंने पूछा आखिर मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। उन्होंने कहा वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, इसलिए ज्ञानव्यापी की दीवारें खुद चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज आगे आए, समाधान का प्रस्ताव लाए और मान ले कि यह ऐतिहासिक गलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसे पिछले साल हुए सर्वे से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मई 2022 में अदालत के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 14 से 16 मई तक 3 एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में यह सर्वे हुआ। इस दौरान 3 दिन में यह पूरी पड़ताल की गई। तहखाने के अंदर की बनावट, धार्मिक चिन्ह, दीवारों की कलाकृति, खंबे की फोटो और वीडियोग्राफी कराई गई। उस समय हिंदू पक्ष ने दावा किया कि एक तहखाने में मगरमच्छ का शिल्प, कमल और स्वास्तिक चिन्ह मिले। सर्वे के तीसरे और आखिरी दिन वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। तब मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताते हुए सभी दावों को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष इसके बाद अदालत पहुंचा तो वजूखाने को सील कर दिया गया। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट। यहां आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जो उन्होंने नागपुर में दिया था। मंदिर मस्जिद विवाद पर उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था, यह देखिए। इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। यह उस समय घटा था। इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया, ना ही आज के मुसलमानों ने। तो हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है। इस दौरान उन्होंने ज्ञानव्यापी पर सीधी लकीर खींची थी,
कहा था कि इस मामले का हल या तो साथ मिल बैठकर निकाला जाना चाहिए या फिर अदालत का जो भी फैसला है उसे माना जाए। लेकिन योगी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उससे पहले ही विस्फोटक बयान दिए तो कई सवाल और उठे। जब कोर्ट में सरकार खुद पार्टी है, ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कहना क्या ठीक है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस से अलग लाइन ले रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर घमासान चढ़ा हुआ है। उन पर सबसे बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने किया। कहा कि सीएम योगी मुसलमानों पर दबाव बना रहे हैं, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकते। आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की आदत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या आपको सेक्शन 49 सुनिए, क्या आपको उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 का सेक्शन 4 सबसेक्शन 9 मालूम है? आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो मालूम होगा। चलिए, आपको नहीं मालूम होगा मगर उनको तो मालूम होगा, जिसमें यह कहा गया कि टेम्पल क्या है। टेम्पल उसमें लिखा गया 83 के एक्ट में सेक्शन 4 सबसेक्शन 9 में कि टेम्पल मीन्स टेम्पल ऑफ आदि विश्वेश्वर, पॉपुलरली नोन एज काशी विश्वनाथ टेम्पल, और उसमें लिखा गया कि ज्योतिर्लिंगा है यहाँ पर। जब आप 83 के एक्ट में उसको बता दिए हैं कि मंदिर कौन सी है, फिर आप ये क्यों इस मसले को उठा रहे हैं? आखिर कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत पैदा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों के ताल्लुक से? अब देखिए, आप खुद 83 का एक्ट पढ़िए कि इनका दिल नहीं भरता क्या नफरत फैलाने से। हमने, वो कहते हैं कि दीवारें पुकार पुकार कर कह रही है, मैं कह रहा हूं कि संविधान पुकार पुकार कर कह रहा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कि 91 का कानून देखो। वो 91 का कानून है, जिंदा है, वो जो कहता है कि 15 अगस्त के बाद जो भी मंदिर मस्जिद रहेगी वो रहेगी, किस्सा खत्म है उसमें। ज्ञानवापी मस्जिद पर मुस्लिम समाज को योगी का संदेश प्रस्ताव वाला समाधान निकालने वाला है या फिर मैसेज कुछ और है? यही सवाल सियासी गलियारे में बवाल बनता जा रहा है। विपक्ष इसकी बहाने आक्रामक है, मुस्लिम समुदाय भी नाराजगी जता रहे हैं। बीजेपी और संत समाज की ओर से उनके बयान को जायज ठहराया जा रहा है। ये पॉलिटिकल रील देखिए। उस स्थान को ज्ञानवापी कहना, मस्जिद कहना, ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है, बहुत कष्ट का विषय है। संवैधानिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है, वो क्यों बोल रहे हैं? अभी तो स्टे है ना। वो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, कोर्ट में केस है, वो बताएंगे क्या है। मैं पार्लियामेंट में अगर त्रिशूल का निशान बना दूं तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं कहेंगे, मंदिर कहेंगे। जब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं तो कि वहाँ के ऊपर हमारा मंदिर है, मंदिर था, तो अब उसको अगर मस्जिद कहा जाएगा तो निश्चित रूप से विवाद का विषय है। एक योगी को या एक साधु को आप सीएम बनाएंगे तो उसके परिणाम यही निकलेंगे। ज्ञानव्यापी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, तो इसमें मस्जिद के ऊपर ये प्रयोग हो ही नहीं सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। मुख्यमंत्री जी का बयान उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। उसमें जो चिन्ह मिले हैं, त्रिशूल इत्यादि, वह बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो है तो पुख्ता प्रमाण है। इसके बाद अगर कोई उसको मस्जिद कहता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव होने में करीब 8 महीने का वक्त बाकी है। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, यहां 80 सीट हैं। इस राज्य में देश ने राम मंदिर के नाम पर एक तरफा वोट पड़ते 1991 में भी देखा था, 2019 में भी। 2091 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरे देश में 120 सीटें मिली थी। 1991 की मैं बात कर रहा हूं, 1991 120 सीटें मिली थी, जिसमें से अकेले 51 सीट यूपी से आई थी।
2019 के लोकसभा चुनाव में संविधान के दायरे में राम मंदिर की बात चल रही थी। तब पूरे देश में बीजेपी ने रिकॉर्ड 303 सीट जीती थी और यूपी में 62 सीट। राम मंदिर आंदोलन के समय नारे लगते थे, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या का मसला हल हो चुका है। तो क्या योगी ज्ञानव्यापी पर ऐसे बयान देकर 2024 में काशी को मुद्दा बनाने की तैयारी में? सोचने वाली बात है। लेकिन अब खबर थोड़ी और अलग पॉलिटिकल ट्विस्ट की है। अब बात करें उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। यह तस्वीर देखिए जरा एक बार। यह इंटरेस्टिंग तस्वीर शायद हमें कल देखने को मिले। यह एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिस पर देश के हर सियासी दल की नजर टिकी हुई है। सवाल है कि 30 दिन के विराम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्या नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 2 जुलाई को महाराष्ट्र के जिस नाटक ने राजनीति का रुख मोड़ दिया था, ऐसा लग रहा है कि उसका अगला दृश्य और रोमांचक होने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक मंच पर होंगे। पुणे के एसपी कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम है जिसमें उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट शरद पवार हैं। उन्हीं के हाथों प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया जाएगा। एनसीपी में टूट के बाद यह पहला मौका है जब शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर दिखेंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। यही वो बात है जिसने विपक्षी दलों के लिए अलायंस इंडिया की बेचैनी बढ़ा दी है, वो भी ऐसे वक्त में जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक की तैयारी चल रही है। विपक्षी खेमे के नेता शरद पवार के प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर जाने के खिलाफ दिख रहे हैं। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा है कि हम पवार को सलाह नहीं देंगे, लेकिन उनके फैसले से लोग असहज हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने और तीखी बात कही। उन्होंने कहा कि शरद पवार का यह फैसला साफ संकेत है कि अजीत पवार की बगावत को उनका समर्थन प्राप्त है। यह बात विपक्षी दलों को कई दिन से परेशान कर रही है। शुक्रवार को विपक्षी नेताओं की मीटिंग में भी यही मुद्दा उठा। विपक्षी नेताओं ने पवार के कार्यक्रम में जाने पर चिंता जताई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस दिन सदन में दिल्ली अध्यादेश पर विधेयक आता है, अगर उस दिन पवार संसद में इंडिया के साथ दिखने के बजाय प्रधानमंत्री को अवार्ड देते नजर आएंगे तो इससे विपक्षी एकता पर सवाल खड़े होंगे। आम आदमी पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शरद पवार से बात करने को कहा। पवार के मोदी के साथ मंच साझा करने पर विपक्ष के अंदर किस तरह घमासान मचा है, आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। बुजुर्ग है, स्व राज्य निर्माण करने जिसमें खुद का स्व है, बस मी है, मैं हूँ, मेरी गारंटी है, तो वो सोचने चाहिए। टिळक जी के सम्मान के जो पुरस्कार दे रहे हैं वो पुरस्कार आपके हाथ से देना नहीं देना वो तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि शरद पवार साहब को स्टेज शेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी हम लोग इंडिया है तो वो सोचना चाहिए। देखिए, ये जो प्रोग्राम तय हुआ था ये सब पार्टी में भी ये सब हमारा कोलाहल हुआ उसके पहले तय हुआ था। पवार साहब एक स्टेट्समैन है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में प्रेजेंट रहने का एक्सेप्ट किया है, तो इट डजंट लुक नाइस कि अभी वो ना जाए। जब तक स्पष्ट न हो जाए तो कोई भी बात कहना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन में खलबली मची हुई है। हम लोग सब स्थिर हैं और हम लोग सब जानते हैं कि राजनीति से ऊपर भी कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसमें उनका शामिल होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल वो चाहते हैं कि शरद पवार उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर ना करें। वो तो चाहते हैं, लेकिन दिस प्रोग्राम हैज बीन डिसाइडेड मच बिफोर, अभी नहीं हुआ है ये। विपक्षी दलों के नेताओं के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से बातचीत की है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया कि शरद पवार ने खड़गे से कहा कि यह कार्यक्रम 4-5 महीने पहले तय हो गया था, तब उन्होंने इसे लेकर अपनी सहमति दी थी। पवार की तरफ से कहा गया है कि यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक है और महाराष्ट्र की महान विभूति लोकमान्य तिलक से जुड़ा है। ऐसे में अपने पहले के कमिटमेंट से पीछे हटना ठीक नहीं रहेगा। विपक्षी दलों की चिंता दिल्ली मामले पर
पेश होने वाले विधेयक को लेकर है। कई पार्टियों को लगता है कि ऐसे वक्त में सीनियर पवार का प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहना गलत मैसेज देगा। टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया कि इसे लेकर भी शरद पवार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि अगर कल बिल पर वोटिंग होती है तो वो वोटिंग के लिए पहुंच जाएंगे। शरद पवार बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा तो बात खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया अलायंस के धड़ों में अभी भी पवार को लेकर कई सवाल हैं। आशंका यह है कि क्या शरद पवार भतीजे की तरह पाला बदल लेंगे? क्या शरद पवार मोदी सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं? यह सवाल बेवजह नहीं है। अजीत पवार खेमा लगातार शरद पवार पर बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए प्रेशर डाल रहा है। इंडिया अलायंस की बैठक से ठीक पहले अजीत पवार और बागी विधायकों ने शरद पवार से 3 बार मुलाकात की है। अजीत पवार खेमे ने हर बार खुलकर कहा कि शरद पवार को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए। एक और वजह है जिसके चलते कहा जा रहा है कि शरद पवार खेमा बदल सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हो या शरद पवार, दोनों ने एक दूसरे पर सीधा हमला करने से हमेशा बचते रहे। यही नहीं, राजनीतिक तौर से विरोधी होने के बाद भी दोनों खुलकर एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की कुछ पुराने बयान दिखाते हैं जिससे आपको दोनों के बीच की केमिस्ट्री का अंदाजा होगा। महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। The Prime Minister of this country works. Yesterday he was in Japan. This morning he was in Goa. This afternoon he was in Belgaum. And today he is on VSI. I don't know where he is going evening after this. But that shows his total commitment and devotion. भारत सरकार से परेशानियां होती रहती थी तो मैं फिर शरद राव को बीच में डालता था और वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार का राज्य से कैसा रवैया होना चाहिए उसकी उत्तम भूमिका अदा करते थे। एक कालखंड आया, पूरा एक दशक आया कि जहां अंडरवर्ल्ड ने एक प्रकार से मुंबई के जीवन को तहस नहस कर दिया था और एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा। और मैं कहता हूं कि शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था कि उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया। राजनीति में गहराई सवालों के बीच आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को जो अवार्ड मिल रहा है उसकी अहमियत क्या है। लोकमान्य तिलक अवार्ड पुणे के तिलक स्मारक मंदिर नाम की संस्था देती है। यह अवार्ड 1983 से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को दिया जाता है। अब तक यह अवार्ड देश की 41 बड़ी हस्तियों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले इस अवार्ड से इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल पहले शरद पवार की राजनीति की समझ को लेकर एक बड़ी बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद पवार ने अपने इस गुण का राजनीति में खूब इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी कि राजनीति की हवा किस ओर चलेगी अगर जानना है तो शरद पवार के पास बैठिए। प्रधानमंत्री की बातें वर्तमान में आ गई हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि क्या पवार को मौसम का अंदाजा हो गया है? वो समझ गए हैं कि हवा किस ओर चलने वाली है? ये भी सवाल है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। संसद में बिल पास कराने के खिलाफ अपील कर सकती है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो बिल क्यों पास हुआ है, यह गैर कानूनी है। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, इंडिया के जो सारे विपक्षी दल हैं उन्होंने आपस में एक बैठक की है और ये तय किया है
कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव यानी मंत्रिपरिषद के खिलाफ, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो ले आए हैं और वो संसद में मंजूर हो गया है, तो पहले उस पर चर्चा हो और उस पर फैसला हो। उस बीच में जो भी बिल पास कराए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो गैर कानूनी है, ऐसा इनका आरोप है। और ऐसे में ये लोग लगातार संविधान विशेषज्ञों से और वकीलों से चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए और इस बीच में जो भी बिल पास हुए उनको गैर कानूनी ठहराया जाए। तो एक जो लड़ाई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो एक नई लड़ाई के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और फिक्र में अगली खबर मंदिर के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की कोशिश पर आधारित है। यह कैसे हो रहा है इसे आप पहले कुछ पॉइंट्स में समझिए, उसके बाद एक एक करके सारी डिटेल आपके सामने हम रखने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। देश में करीब 13,000 करोड़ रुपए के 21 मंदिर कॉरिडोर का काम जारी है। 7 राज्यों में मंदिर कॉरिडोर बनाने में तेजी से काम हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि सभी कॉरिडोर का काम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा 11 कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस में धर्म के रास्ते सत्ता पाने की जबरदस्त होड़ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में कॉरिडोर पर काम हो रहा है। यहां यह भी अहम है कि अगले साल 2024 की शुरुआत में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लक्ष्य रखा गया है। आपको एक आंकड़े के जरिए बताते हैं कि देश के किन 7 राज्यों में कितने पैसे से मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एमपी में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 11 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। एमपी में फिर से मैं आपको बता रहा हूं, 3500 करोड़ रुपए की लागत से 11 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। फिर चित्रकूट में वनवासी रामपथ, ओरछा में राजा रामलोक, दतिया में पीताम्बरा पीठ कॉरिडोर, इंदौर में अहिल्या नगरीय लोक, खरगोन में नवग्रह कॉरिडोर, सलकनंदपुर में माता के मंदिर में मंदिर लोक, ओंकारेश्वर में एकात्म धाम, सागर में संत रविदास मंदिर धाम, ग्वालियर में शनि लोक, बड़वानी में नाग ब्लॉक कॉरिडोर बनेंगे। यूपी की बात करें तो यहां 1000 हेक्टेयर के मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को अमेरिकी कंपनी 250 करोड़ रुपए में बना रही है, जिसमें यमुना रिवर फ्रंट भी शामिल है। कॉरिडोर से गोकुल, नंदगांव, बरसाना जोड़े जा रहे हैं। अयोध्या में 797 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि कॉरिडोर बन रहा है। माना जा रहा है कि ये इसी साल दिसंबर में बन जाएगा। इस सब के बीच में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह लिस्ट में राजस्थान भी है। राजस्थान में 300 करोड़ रुपए के 3 कॉरिडोर बन रहे हैं। इनमें 100 करोड़ रुपए में गोविंद देव मंदिर, 100 करोड़ में तीर्थराज पुष्कर और 100 करोड़ में बनेश्वर धाम का विकास होगा। इसी तरह असम की बात करें तो यहां कामाख्या मंदिर विकसित हो रहा है। 500 करोड़ रुपए में इस मंदिर के मौजूदा परिसर को 3000 वर्ग फीट से 10,000 वर्ग फीट करने की तैयारी है। बिहार में भी भारतमाला धार्मिक संपर्क योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। उच्चैठ भगवती स्थान से महिषी तारा स्थान को जोड़ने के लिए सरकार मधुबनी से सहरसा तक नेशनल हाईवे को 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 180 किलोमीटर तक कर रही है। इस पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से महालक्ष्मी कॉरिडोर बन रहा है। इसी तरह नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक कॉरिडोर की योजना बन चुकी है। गुजरात में भी बड़ी तैयारी हो रही है। यहां ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने के लिए 2320 मीटर लंबे 4 लेन ब्रिज पर 870 करोड़ खर्च हो रहे हैं। 138 करोड़ रुपए में बेट द्वारका आइलैंड में पहले फेज का काम जारी है। मध्य प्रदेश में मंदिर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से है। एक तरफ बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व मंदिरों के सहारे वोट बैंक मजबूत करने में जुटी है और दूसरी ओर कांग्रेस ने भी हिंदुत्व के नाम पर विजय पताका फहराने की तैयारी की है। शिवराज सरकार के कई मंत्री अपने अपने क्षेत्र में कथा करा चुके हैं। इसमें से कांग्रेस के विधायक भी कथा कराने में पीछे नहीं है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में 500 से ज्यादा धार्मिक कथाओं का आयोजन हो चुका है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में जुलाई 2022 में बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन कराया था। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगस्त के महीने में 4 दिन की कथा करने वाले हैं। इसके अलावा सितंबर में प्रदीप मिश्रा की कथा भी छिंदवाड़ा में होगी। बीजेपी कॉरिडोर के सारे हिंदू वोट बैंक को साथ रही है। वहीं कांग्रेस पूरे प्रदेश में सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवा रही है। बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व वाली छवि के नाम पर वोट मांग रही है। कांग्रेस नेता भगवान हनुमान के नाम पर वीडियो से प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
हनुमान जी का किरदार निभाने वाले कई अभिनेता भी कांग्रेस में शामिल हुए। इस सब के बीच में फिक्र मणिपुर की करते हैं, जो आज की बड़ी पॉलिटिकल खबरों में से एक है। मणिपुर की गूंज आज संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी। मणिपुर में चर्चा की मांग को लेकर संसद में लगातार 8वें दिन हंगामा शोर शराबा हुआ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं से दरिंदगी के मसले पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं। तीसरा, मणिपुर में ताजा हालात क्या हैं, आगे इसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां मणिपुर हिंसा और महिलाओं को की निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले में आज सुनवाई हुई। दोनों पीड़ित महिलाओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। बाकी याचिकाकर्ताओं का पक्ष वकील इंदिरा जयसिंह ने रखा। पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व महिला न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति गठित की जाएगी। इसके अलावा आज सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कई तीखे सवाल किए। सीजेआई ने पूछा कि 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई है। सीजेआई ने कहा कि 3 ही महिलाएं शिकार नहीं हुई है, जो 3 मई की घटना थी। 3 मई के बाद कितनी एफआईआर हुई है? सीजेआई ने कहा कि इन 3 महिलाओं का यौन उत्पीड़न का वीडियो एकमात्र उदाहरण नहीं है और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और ये कोई अकेली घटना नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन मामलों में शिकायतें दर्ज की गई हैं उन पर कार्रवाई हुई हो। सीजेआई ने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हर एक मामले में एफआईआर दर्ज हो, ऐसा ना हो कि नया वीडियो सामने आए और फिर कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पीड़ित महिलाओं के वकील, दूसरे याचिकाकर्ताओं और केंद्र की तरफ से कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। मणिपुर हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि 6000 एफआईआर में कितनी 0 एफआईआर हैं, कितनी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजी गई हैं, कितनी यौन हिंसा से जुड़ी हैं और कितने लोग न्यायिक हिरासत में हैं। 164 के तहत कितने लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। पीड़ित महिलाओं की तरफ से पैरवी करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई जांच का विरोध किया। साथ ही ट्रायल को असम ट्रांसफर करने पर भी सवाल उठाए। इस पर जवाब देते हुए एसजी ने कहा, हमने ट्रायल को असम स्थानांतरित करने की मांग नहीं की है। पहले दिन सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्चाधिकार समिति के गठन का फैसला करते हुए सीजेआई ने कहा, हम स्वयं समिति का गठन कर रहे हैं। महिला न्यायाधीश और डोमेन विशेषज्ञ समिति में रहेंगे। महिला या पुरुष कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वो पीड़ितों के साथ बातचीत करेंगी। सभी पक्षकारों को नाम और प्रक्रिया को लेकर सुझाव देना है। ये सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश के संदर्भ में नहीं है कि क्या हुआ है, बल्कि हमें जीवन का पुनर्निर्माण करने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर केंद्र सरकार के साथ सभी पक्षों ने सहमति जताई। केंद्र ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच से कोई परेशानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच से पारदर्शिता आएगी। अब इस मामले में सर्वोच्च अदालत मंगलवार को आगे सुनवाई करेगा। इस बीच ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, आपको यह भी बताना जरूरी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें कुकी समुदाय की महिलाओं के प्रदर्शन की हैं। ये महिलाएं टेग्नो उपाल में पिछले 5 दिन से नेशनल हाईवे नंबर 102 पर 2 को जाम कर धरने पर बैठी हैं। बीच सड़क पर बैठी इन महिलाओं ने कैसे सेना के काफिले के सामने मुश्किल खड़ी कर दी, इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे नंबर 102 से सेना के वाहनों को मोरहे जाना था। जैसे ही सेना के 10 वाहन टेंगनो उपाल के पास प्रदर्शन की जगह पर पहुंचे, महिलाओं ने उसका रास्ता रोक दिया। अलग प्रशासन की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाएं वाहनों के सामने खड़ी हो गईं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद जब काफिले के गुजरने की कोई सूरत नहीं दिखी तो सैनिकों को एयरलिफ्ट कर मोरहे भेजना पड़ा। हजारों की तादाद में ये महिलाएं पिछले 5 दिन से हाईवे ठप कर बैठी हैं। इन्हें समझाने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। नेशनल हाईवे 102 मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार सीमा से सटे मोरहे से जोड़ता है। दरअसल घुसपैठ की खबरों के बीच अब सरकार अवैध प्रवासियों की बायोमेट्रिक काउंटिंग करा रही है, जिस पर आदिवासी संगठनों का आरोप है कि सरकार बायोमेट्रिक काउंटिंग की आड़ में कुकी समुदाय के मोरे शहर में मैतेई सुरक्षा बलों की तैनाती कर रही है। फिक्र आपकी में अब आपकी फिक्र की खबर, जिसे सुनकर आप सिर उठेंगे। देश भर में लाखों लोग रोज ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन सुरक्षा की शायद कोई गारंटी नहीं।
हो सकता है आप नींद में हो और हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाए। आज तड़के कुछ ऐसा ही हुआ है। हम बात कर रहे हैं जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में अंधाधुंध फायरिंग की। चलती ट्रेन में सिक्योरिटी देने वाले जवान ने ही 4 लोगों को गोलियों से भून डाला। मरने वालों में टीकाराम नाम का एक एएसआई और 3 मुसाफिर शामिल हैं। यह वारदात B5 कोच समेत 3 अलग अलग डिब्बों में हुई। फायरिंग के बाद आरोपी कांस्टेबल चेतन चेन पुलिंग कर ट्रेन से कूद गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हुई ये ट्रेन आज सुबह जब विरार रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो गोलियों की गूंज से थर्रा उठी। ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। पता चला कि आरपीएफ जवान चेतन ने अपनी सर्विस गन से 12 राउंड फायरिंग की। उस वक्त उसके हथियार में 20 गोलियां लोड थी। जिस B5 कोच के अंदर ये तांडव मचा उसमें गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। थर्ड एसी के इस डिब्बे के शीशे को गोली आर पार कर गई थी। फर्श पर खून से लथपथ यात्रियों के शव पड़े थे, जिन्हें बोरीवली रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि चेतन ने ऐसा क्यों किया। कि जो घटना हुई है ये बहुत ही मतलब इट इज वेरी वेरी स्पेशल इन इट्स ऑफ मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जो उसमें कांस्टेबल है वो हमारे कब्जे में है। वो घटना किस क्रम में हुई इसका जो भी ट्रूथ है वो ऑब्जेक्टिवली सामने आएगा। चल रही है और उसके बाद इन लोगों ने अपने अधिकारी को ही पहले गोली मारी। सच क्या है ये तो पूरी तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गुजरात से मुंबई तबादला किए जाने से कांस्टेबल चेतन नाराज था। उसका परिवार गुजरात में रहता है, इसलिए वो ट्रांसफर के आदेश से तनाव में भी था। तनाव का मतलब यह नहीं कि किसी को गोली मार दें। आप अपने अधिकारी को पहले गोली मार दी, इसका यह मतलब नहीं कि बाकी बाद में पैसेंजर को गोली मार दें आप। क्या इसका मतलब यह है कि किसी का परिवार उजाड़ दिया जाए? यही सवाल वो भी पूछ रहे हैं जिन्होंने ट्रेन में हुए इस गोलीकांड में हमेशा के लिए अपनों को खो दिया है। जो यात्री मारे गए हैं उनके नाम है अब्दुल कादर भाई, मोहम्मद हुसैन और असगर। इनके शव अस्पताल लाए गए, जहां उनके परिवार के लोग भी पहुंचे। कांदीवली में अस्पताल के गेट पर ही वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। इनमें असगर के रिश्तेदार से TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की तो पुलिस प्रशासन पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। चार घर को उसने उजाड़ा है। हमारे घर में न 4-5 बच्चे हैं, बाकी के लोगों के घर में कितने बच्चे हैं? उसको बीच चौराहे पर फांसी दे, फांसी की जरूरत है। मुंबई में असगर के छोटे भाई अमानुल्लाह को जब उसकी मौत का पता चला तो कुछ देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ। TV9 भारतवर्ष को उसने बताया कि असगर पहली बार रोजी रोटी की तलाश में जयपुर से माया नगरी मुंबई आ रहे थे। जी ये मुझे गांव से मालूम पड़ा। थाना मेरे गांव का जो थाना है वो मेरे घर पे इन्फॉर्म किया और मेरा घर का आदमी मुझे इन्फॉर्म किया। क्या जानकारी आपको अभी तक मिली? मेरे भाई को तो सीने पे 3 गोली लगी हुई है। 48 साल के असगर मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले थे। अपने पीछे वो 5 बच्चे और पूरा परिवार छोड़ गए हैं। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में गोलीकांड का आरोप आरपीएफ जवान चेतन पर लगा है। परिवार की मांग है उसे किए की कड़ी सजा दी जाए। सरकार से गुजारिश है कि उसका दिमाग का संतुलित इलाज करा करके रिवाल्वर दे। रिवाल्वर देता है हम लोग की हिफाजत के लिए, रिवाल्वर ये नहीं देता है कि हमारी खोपड़ी उड़ाने के लिए। हम तो चाहते हैं सरकार से कि वो पुलिस वालों को बीच चौराहे पर सजा दे, फांसी दे, फांसी। TV9 भारतवर्ष को अमानुल्लाह ने बताया कि असगर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था, उसी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। अब फिक्र आर्मी के जवान जावेद अहमद वानी की, जिसकी चिंता पूरा भारतवर्ष कर रहा है, जो कश्मीर के कुलगाम से करीब 48 घंटे से लापता है। मेहरबानी कर रतन तमिस सेहत सलामत घर। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। 25 साल का आर्मी का जवान जावेद अहमद वानी लापता है। कहां है, कैसा है,
किस हालात में है, सुरक्षित है भी या नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। कुलगाम के अस्थाल गांव में मातम पसरा है। जावेद अहमद की मां, बहन, पिता और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार की एक ही गुहार है, गुजारिश है, जावेद को लौटा दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन अब तक सब कुछ नाकाम रहा है। सेना और पुलिस के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा बलों के साथ इलाके के लोग भी चप्पे चप्पे पर जावेद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हर बीतते पल के साथ डर और आशंका बढ़ रही है, क्योंकि जावेद अहमद शनिवार रात करीब 8 बजे से लापता है। फोन स्विच ऑफ है। उसकी अनलॉक कार भी कुलगाम के पास प्राणहाल से बरामद हुई है, जबकि वो खुद अपनी कार चलाकर घर के लिए सामान लेने गया था। डर की एक और बड़ी वजह, कार से बरामद उसकी चप्पलें और खून के निशान। जावेद अहमद वानी लेह में तैनात था और ईद की छुट्टी पर घर आया था। ये घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी आर्मी के कई जवान दक्षिण कश्मीर से लापता हो चुके हैं और बाद में उनकी किडनैपिंग और हत्या की पुष्टि हुई है। इसमें लेफ्टिनेंट उमर फयाज भी थे। 2017 में वो शादी समारोह में शामिल होने अपने घर शोपियां गए थे और आतंकियों के शिकार बने। ऐसे ही 2018 में पुलवामा में राइफलमैन औरंगजेब की किडनैपिंग भी हुई, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। 2020 में टेरिटोरियल आर्मी के जवान शाकिर मंजूर भी कुलगाम से अगवा कर लिए गए, बाद में उनकी डेड बॉडी भी मिली। पिछले साल ही 2022 में आर्मी जवान समीर अहमद मल्ला बडगाम से अचानक उठा लिया गया। बडगाम में इनकी भी हत्या की खबर आई। हैरान करने वाली खबर। और अब देखते हैं टॉप 9। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने बनाई नई रणनीति। अब पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष के लिए यूपीए का ही करेंगे इस्तेमाल। बीजेपी यूपीए के दौरान किए गए भ्रष्टाचार पर गठबंधन को घेरेंगे। सूत्रों के मुताबिक कल लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सियासत के बीच आज सीएम केजरीवाल और एलजी की दिल्ली सचिवालय में बैठक। दिल्ली नगर निगम की बैठक में हुआ हंगामा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में हुई नोकझोंक। बीजेपी के पार्षद केजरीवाल को झूठा बताने वाले प्ले कार्ड लेकर एमसीडी सदन में पहुंचे। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। लैंड फॉर जॉब केस में 6 करोड़ की संपत्ति अटैच। बरेली में कांवड़ यात्रा निकालते वक्त हुए उपद्रव की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पहले कांवड़ियों की भीड़ में घुसकर फायरिंग की गई, बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल को बारिश से 8000 करोड़ का नुकसान। तेलंगाना में बाढ़ का जायजा लेगी केंद्रीय टीम। दिल्ली में डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ा। सीजन में अब तक 243 लोग पीड़ित हुए। एमसीडी का दावा, कई इलाकों में बाढ़ के कारण डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़े। बारामूला के पास श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास मिला आईडी बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। आज रात 12 से 1 बजे के बीच में चांद की तरफ निकलेगा चंद्रयान। 236 किलोमीटर दूर इंजन कुछ देर के लिए चालू होगा। स्पीड 40,270 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाएगी।